स्वागत है। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, मौसम, जलवायु। कई बार लगता है एक ही बात है, पर क्या ये वाकई एक हैं? और ये जो हवा की परतें हैं हमारे चारों तरफ, ये कैसे काम करती हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और नहीं, ये एक बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, मौसम तो वो है जो अभी इसी पल बाहर हो रहा है। आज धूप है या बादल है या बारिश होगी, ये बहुत जल्दी बदलता है। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म का हाल। हाँ, बिल्कुल। और जलवायु है किसी जगह का लंबे समय का औसत मौसम। हम कम से कम 30 साल का डेटा देखते हैं, तो ये एक तरह से उस जगह का मौसम का मिजाज है, लंबे समय का ट्रेंड। 30 साल। ओके, तो ये जलवायु सिर्फ हवा से जुड़ी है या आपने पहले कुछ स्फीयर्स की बात की थी? हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। जलवायु अकेली नहीं है, ये पृथ्वी की एक बड़ी मिली-जुली प्रणाली, एक सिस्टम का हिस्सा है। इसमें 5 मुख्य हिस्से हैं: स्थलमंडल यानी जमीन, जलमंडल यानी पानी, फिर हिममंडल यानी बर्फ, और जीवमंडल। जीवमंडल मतलब हम लोग, पेड़ पौधे, जानवर? हाँ, हम सब। और 5वां है वायुमंडल यानी हवा। ये पांचों, जिन्हें हम स्फीयर्स कहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इसी पूरे सिस्टम से, इसी तालमेल से जलवायु तय होती है। और क्या इसमें इंसानों का भी कोई रोल है? बिल्कुल। हमारी गतिविधियां, जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कहते हैं, जैसे इंडस्ट्री चलाना, गाड़ियां चलाना, जिससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, वो इस पूरे सिस्टम पर, खासकर वायुमंडल और जलवायु पर गहरा असर डाल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी का नतीजा है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अभी फोकस करते हैं वायुमंडल पर। ये हवा की परतें टिकी कैसे रहती हैं पृथ्वी के साथ? ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी की वजह से टिकी रहती हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर हवा, करीब 99%, पृथ्वी की सतह से सिर्फ 32 किलोमीटर के दायरे में ही सिमटी हुई है। सिर्फ 32 किलोमीटर में 99%? अच्छा। हाँ, और ये हवा एक जैसी नहीं है। तापमान के आधार पर हम इसे 5 मुख्य परतों में बांटते हैं। 5 परतें, ठीक है। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं, जहां हम हैं। हाँ, सबसे निचली परत जहां हम रहते हैं वो है क्षोभमंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। ये जमीन से करीब 7 से 20 किलोमीटर ऊपर तक फैली है। 7 से 20? ये अलग अलग क्यों? ये भूमध्य रेखा इक्वेटर पर ज्यादा मोटी होती है, करीब 20 किलोमीटर, और ध्रुवों पर, पोल्स पर पतली, करीब 7 किलोमीटर। और मौसम की लगभग सारी हलचल, मतलब बादल बनना, बारिश, आंधी, तूफान, सब इसी परत में होता है। यही क्यों? क्योंकि इसमें पानी की भाप यानी वाटर वेपर और धूल के कण मौजूद होते हैं, जो बादलों और बारिश के लिए जरूरी हैं। और एक खास बात, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता जाता है। अच्छा, कितना गिरता है? करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। इसे लैप्स रेट कहते हैं। इसीलिए पहाड़ों पर ठंडक होती है। समझ गया। अच्छा, तो फिर हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? वो तो बादलों के ऊपर दिखते हैं कभी कभी। सही कहा। वो ज्यादातर इससे ऊपर वाली परत, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। ये क्षोभ मंडल के ऊपर करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। समताप मंडल मतलब समान ताप या कुछ और? नहीं, समान ताप नहीं। असल में यहाँ उल्टा होता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। बढ़ता है? नीचे तो घट रहा था, यहाँ क्यों बढ़ता है? इसकी वजह है ओजोन परत। वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में है, करीब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। ओजोन, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, ये ओजोन गैस सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों, जिन्हें हम यूवी रेस कहते हैं, उनका बड़ा हिस्सा, करीब 97 से 99% सोख लेती है। इसी सोखने की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है और ये परत गर्म हो जाती है। अरे वाह, तो ये तो हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल, ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक तरह की अदृश्य ढाल है। और क्योंकि यहाँ मौसम वाली गड़बड़ी नहीं होती, हवा शांत रहती है, इसलिए हवाई जहाज यहाँ उड़ना पसंद करते हैं। बहुत दिलचस्प। इसके ऊपर कौन सी परत है? इसके ऊपर आती है मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। ये करीब 85 किलोमीटर तक जाती है और ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तापमान सोचिए, -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। -100 डिग्री सेल्सियस? बहुत ठंडा। हाँ, और एक और काम करती है ये परत। जो उल्कापिंड या मीटियोर्स अंतरिक्ष से आते हैं, वो ज्यादातर इसी परत में हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं,
जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। अच्छा, तो ये हमें उल्का पिंडों से भी बचाती है। कमाल है। ठीक है, 85 किलोमीटर हो गया। अब आगे। अब आती है सबसे गर्म परत, तापमंडल यानी थर्मोस्फियर। ये मेसोस्फियर के ऊपर से शुरू होकर 400 किलोमीटर या उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। सबसे गर्म? कितनी गर्म? यहाँ तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। 2000 डिग्री? पर इतनी गर्मी क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली, विरल होती है। लेकिन जो थोड़े बहुत गैस के अणु होते हैं वो सूरज के बहुत हाई एनर्जी वाली एक्सरे और यूवी किरणों को सीधे सोखते हैं, जिससे उनका तापमान बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आपने कहा हवा बहुत कम है, तो क्या वहां गर्मी महसूस होगी? नहीं, यही तो मजेदार बात है। हवा इतनी कम है कि वो गर्मी आप तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। आपको शायद ठंडी ही लगे। 2000 डिग्री पर ठंड, ये तो बहुत अजीब है। इस परत का और क्या महत्व है? बहुत महत्व है। इसी परत में आयन मंडल का एक बड़ा हिस्सा होता है। सूरज की किरणें यहाँ गैसों को आयनाइज कर देती हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती हैं। ये आयन्स रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी से हमारा लंबी दूरी का रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस वगैरह काम करता है। अच्छा, तो रेडियो और जीपीएस के लिए जरूरी है ये? हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS भी इसी थर्मोस्फेयर में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और वो जो खूबसूरत ऑरोरा दिखते हैं ध्रुवों के पास। हाँ, वो हरी नीली रोशनी। बिल्कुल, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, वो भी यहीं बनते हैं। क्या बात है। और सबसे बाहरी परत, अब तो अंतरिक्ष आ गया होगा? हाँ, सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। ये बहुत ही पतली है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। इसकी कोई तय ऊपरी सीमा नहीं है, पर ये हजारों किलोमीटर, शायद 10,000 किलोमीटर तक फैली हो सकती है। यहाँ हवा लगभग ना के बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर। और यहाँ क्या होता है? यहाँ बहुत हल्के गैस के अणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो कभी-कभी अंतरिक्ष में निकल भी जाते हैं। और हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स इसी एक्सोस्फेयर में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये वायुमंडल सिर्फ हवा का एक गोला नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक बहुत जटिल परत दर परत बना हुआ सिस्टम है। हर परत का अपना खास तापमान है, अपनी खासियत है और बहुत जरूरी काम है। मौसम बनाने से लेकर हमें यूवी किरणों से, उल्का पिंडों से बचाने तक और कम्युनिकेशन में मदद करने तक। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच भी है और हमारे जीवन और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी भी। और ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि ये सारी परतें और इनके काम कितने नाजुक संतुलन पर टिके हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये वायुमंडल पृथ्वी के बाकी हिस्सों, स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, जीवमंडल से जुड़ा है। ये सब मिलकर एक भौतिक प्रणाली या जियोफिजिकल सिस्टम बनाते हैं। हाँ, वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम वाली बात। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम यानी जीवमंडल का एक हिस्सा अपनी गतिविधियों से वायुमंडल को, इस सिस्टम के एक हिस्से को बदल रहे हैं, तो इस पूरे जुड़े हुए सिस्टम की स्थिरता पर, इसके संतुलन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।